हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात हिंदी में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक दिन में एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो 21 दिन में 21 कहानी हम कंप्लीट करेंगे। जो जून 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ है, वो क्या कीजिए, जो भी मैं कहानी पढ़ा रहा हूँ वो आप देख लीजिए 2x में। इस कहानी के पोर्शन से जो मैं आपको करवा रहा हूँ उससे आपको डायरेक्ट 6, 7, 8 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लीड बना सकती है। और ये कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ेंगे कानों में कंगना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, संपूर्ण कहानी है और है यूनिट 7 की हमारी। यूनिट 7 चल रही है। अगर आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात हिंदी एकेडमी पर आप जाइए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ इसकी डाली हुई है। तो आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट करवाइए, फिर उसी के अंदर हाईलाइट कीजिए, उसी के अंदर आप शॉर्ट नोट्स टाइप ऊपर लिख लीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो बस सिर्फ उन मेन लाइन को पढ़ो। आपको पता है कि हमने पढ़ ली एक टोकरी भर मिट्टी 1901, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, धुलाई वाली 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907-8। आज हम पढ़ेंगे कानों में कंगना 1913। हमने 4 कहानी पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे 5th कहानी। जो भी कहानी है मैं आपको क्रम से करवा रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। उनका क्रम जो आज हम कहानी पढ़ेंगे वो 5वें नंबर पर है, कानों में कंगना। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह, गैंग्रीन, राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोशिका घटवार, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, अमृतसर आ गया है। ये हमारी होगी 21वीं कहानी। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे कानों में कंगना, वो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की। जो कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंदू जो पत्रिका है उसके अंदर प्रकाशित है। ये इंदू जो पत्रिका है उसके अंदर ये प्रकाशित है कहानी कानों में कंगना। और जो आपके क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट के अंदर कि जो कानों में कंगना है वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है, तो आपको पता होना चाहिए जो कुसुमांजलि है, यह है कहानी संग्रह। इसके अंदर जो कानों में कंगना है वो संकलित है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके कि जो कानों में कंगना है किस राइटर ने इसे भावुकतापूर्ण कहानी कहा है, तो आप ये याद रखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने इसे भावुकतापूर्ण कहानी बताई है, मतलब बताया है। ठीक है, भावुकतापूर्ण कहानी कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आप जरूर नोट कीजिए। इस कहानी के अंदर मेन जो है 5 पात्र है कानों में कंगना कहानी के पात्र। एक है नरेंद्र जो कथावाचक है, नरेंद्र। फिर सेकंड पात्र आता है किरण जो है नरेंद्र की पत्नी। ठीक है, थर्ड आता है योगीश्वर। योगीश्वर कौन है? किरण के पिता। ये है किरण के पिता। ठीक है, फोर्थ आता है नाचने वाली किन्नर। पांचवा आता है जूही। आप इस 3 कहानियों के अंदर अलग अलग नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप है ना ऊपर लिख लेना जूही। जूही कहानी, जूही पात्र जो है वो किस कहानी में है? वो है कानों में कंगना।
अब हम बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन कहानी। किरण, एक सेकेंड। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? ये कौन कहता है? नरेंद्र। आपको ये लाइन देके पूछ सकते हैं कि जो कानों में कंगना कहानी है उसके अंदर ये जो लाइन है ये कौन से पात्र ने कही है? नरेंद्र ने। ठीक है। उसके कानों से चंचलट को हटाकर कहा कंगना, उसने या उसने है। ठीक है। कंगना, ये कौन कहती है? जो अपने किरण है वो। फिर जो नरेंद्र है वो बोलता है, फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। अरे कानों में कंगना, सचमुच? दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? भाई जो किरण है वो बोलती है कि हाँ तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भोरी थी। भोरी मीन्स भोली। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा गौर करना। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। कि भाई जो उसे ना वन के फूलों का भोलापन समझो, ऐसे नहीं कि जो नवीन चमन के जो फूल है उसकी भंगी नहीं है वो। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की है भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। जगवायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी जो किरणें हैं सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। अब भाई ये लाइन देके पूछ सकते हैं कि आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। कौन सी कहानी में आई है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कानों में कंगना है उस कहानी की ये लाइन है। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चय ज्योति सचमुच भावहीन है। यह आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे इसे जानना जो है आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहा कि उसके सारे सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोरी थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उड़ती थी। ये हाईलाइट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब माखन चुराने वाली ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वेलप रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अप्रूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से
आंचल भर लाती, कभी मौलसीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बात सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कूचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। ये लाइन कौन बोलता है? ये जो नरेंद्र है ना, वो कहता है कि भाई उसके जो कानों में जो कंगना था, उसने नरेंद्र ने किया, कानों से कंगना उतार कर हाथों में पहनाने लगा। ये पूछ सकते हैं किसने कही है? नरेंद्र ने। किरण, आज की जो यह घटना है मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उस समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था कि भाई मेरे प्राण ही नहीं गए। यह थोड़ा चंबा था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनों पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती? मतलब जो कदम की जो छाया है वो कहाँ मिल सकती थी? हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदनकानन को उजाड़ डाला। ये इम्पोर्टेंट है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गीलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी को टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन्माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपूर्व सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। ये लाइन देख के भी पूछ सकते हैं कि जो लाइन है वो कौन सी कहानी में आई है, तो आपको याद रखना होगा कानों में कंगना। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनन घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में भी एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना की कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर स्मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे कि भाई जो जिक्र हुआ है ना
इस वन का, उसी वन में क्या है, एक जो योगीश्वर जो पात्र है वो इसमें कुटी बनाकर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। लोक है ये। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक के अनंत शांति में लिपटी थी। ये याद रखना कि किसके श्री चरणों में थी, सरस्वती के। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वह इस लोक का प्रतिनिधि था, इस लोक का जो है प्रतिनिधि था। उन्हें इनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लेता था। कुछ साल से मैं, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के ग्रंथ पढ़ डालो। कि भाई वो योगीश्वर के पास क्यों जाता था, क्योंकि जो पिता की जो आज्ञा थी कि भाई जो तुम्हारे ग्रंथ वगैरह है वो तुम योगीश्वर के पास जाके पढ़ो। योगीश्वर और बाबा लकड़पन के साथी थे, मतलब जो है बचपन के, जो वो उसके पिता जो है नरेंद्र के, वो और योगीश्वर जो है वो बचपन के मित्र थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी, जैसे शुरू में बताया ना, जो किरण है वो उस योगीश्वर की बेटी है, उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन, जैसे 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा लेगी। भाई पूछ सकते हैं कि जो भेंट लेके आया नरेंद्र योगीश्वर के लिए और जो 2 कंगन लेके आया, उनमें से जो किरण है वो क्या उठा कर ले गई, तो कंगन। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है कि भाई जो योगीश्वर थे ना वो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें जो है वो गंभीर थी कि भाई जो किरण थी ना उसके पास बैठी थी योगीश्वर के पास, और जो योगीश्वर है जो उसके पिता है वो उसको कुछ गंभीर से आंखों से कुछ समझा रहे थे। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। ये लाइन देकर पूछ सकते हैं कि ये किसने कही है नरेंद्र से, तो आपको ये ध्यान रखना है जो योगीश्वर है उन्होंने कहा है कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे वाले। भाई जो किरण थी ना उसकी बेटी थी, उसको नरेंद्र को सौंप दिया। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी कि भी जो आंखों की जो साइड है वहाँ से क्या आंसू की जो 2 बूंदें हैं वो निकल पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें बीती थी? क्या क्या जो बात थी हमारे बीच में वो क्या उनको पता थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रही कि भाई वो रुके नहीं। जैसे जो किरण का हाथ है वो मेरे हाथ में दिया और वो रुके नहीं, फिर वो चल दिए और मैं कांपता रह गया और किरण देखती रहेगी। इम्पोर्टेंट है। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप होगी। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले?
इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देते। जगत की भी यही चाल है कि भी जो अपने कोई भी पानी में है, जो उसमें कंकर फेंकते हैं तो आसपास का जो जल है उसको भरने में लग जाता है और उसका कोई नामो निशान नहीं छोड़ता कि हाँ वहाँ पे कोई निशान है कि हमने वहाँ पत्थर मारा है। तो और क्या जगत है उसका भी यही चाल है। जगत यानी संसार। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कलिमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश। कि भाई किरण की भी वैसी दशा होगी। कहा तो वो बढ़िया ऐसे मतलब घूमती थी स्वच्छ, मतलब एकदम निर्मुक्त टाइप, और कहा उसने क्या जगत के जो जटिल बंधन है, जो उसके विवाह कर लिए तो उसके जो बंधन है उसमें बांध लिया। कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। जब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, कमर की करदनी, इसमें पूछ सकते हैं कि जो कौन कौन से जो आभूषण है उनका जिक्र हुआ है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, कमर की जो करदनी होती है वो दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी कि भाई जो ये सब जो आभूषण पहने वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके अंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चीतकार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवा देता था, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता था। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर जिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर भारी चेष्टा पर प्रतिबिंब न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी शहर का जिक्र है? मुरादाबाद। मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया कि भाई जो मुरादाबाद में वो 1-2 साल से रहते थे। फिर कि एक दिन क्या हुआ, जो मोहन है उसका जो कोई दोस्त होगा, मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन का जिक्र हुआ है, ये थोड़ा गौर करना। ये पूछ सकते हैं कि जो कानों में कंगना कहानी है उसमें जो नरेंद्र है वो किसके यहाँ नाच देखने गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोहन आंसर होगा आपका कि यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली कि भाई वह जो एक कोई किन्नर थी उससे आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी। किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नचाने वाली थी कि भी जो किन्नरी था ना इतनी सुंदर थी कि वो नाचने वाली नहीं थी, दूसरों को नचाने वाली थी।
पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया कि भाई थोड़ा सा नशा चढ़ा था, और जो मेरे आसपास के जो यार थे मुझे और भी चढ़ा दिया। वैसे बोलते हैं ना कि हाँ पंप लगा दे, उस टाइप कि भाई वो उस जो उसके फ्रेंड थे उसने उसको काफ़ी चढ़ा दिया कि हाँ देखो आप। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवस्त्र, शत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतित वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती कि भाई वो इतना मीठा बोलती, इतनी जो दृष्टि से ऐसे देखती कि भाई एकदम ऐसे लगता था कि हाँ घी बरस रहा है। घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा कि भाई जो नरेंद्र है उसको काफ़ी कुछ गिफ्ट करने लगा किन्नरी को, तो भाई उसका क्या घर बार भी जल उठा, यानी घर बार में जो चीज़ें थी वो उस किन्नरी को ले जाकर देता रहा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। कितना जिक्र हुआ, 5 महीने। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकृत रंजित चरणों पर रखे। कि भी उसने क्या क्या रखे, बनारसी साड़ी दे दी, पारसी जैकेट दे दी, मोतियों का हार दे दिया, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर, ये इम्पोर्टेंट है, दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में शंशक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। कि भाई वो किरण को तो झूठ बोलता कि मेरे को ऐसे जरूरत है, वैसे जरूरत है, किसी को देनी है, किरण से तो ले जाता, और शाम को क्या क्या करता, जैसे सुबह किरण के पास से मोतियों की माला ले गया, और शाम को जो वही मोतियों की जो माला है वो उस किन्नरी के पास दे दी। एक दिन सारी बातें खुल गई भाई। जो एक दिन पता चल गया उस किरण को, किरण जो है पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये देखे पूछ सकते हैं कि उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी, कौन सी कहानी में आया। तो आपको याद रखना है, कानों में कंगना। बरसात की रात थी। रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मूंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं कि भाई एक दिन के खूब तेज बारिश हो रही थी। उस दिन की बात बता रहा है। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर चांदनी न थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो। कि भाई आपको जो पता ना कि तो त्रिशंकु है वो बीच में ही अटक गया था स्वर्ग जाते जाते, तो उसका जिक्र किया गया, ये थोड़ा याद रखना। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। कि भाई अगर मेरे हाथों में कोई एक भी अंगूठी और होती तो मैं उसके पैरों में रख देता। किसके पैरों में, किन्नरी के पैरों में। घर पर आते ही जूही को पुकारा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लो। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल
कालांग चीत करके चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूकें झांके, सब संदूकें झांके। भाई जो सब संदूक थी वो देख ली, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला। कि भाई जो सामने दिखा ना सबको तोड़ दिया, कुछ भी कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में केवल मकड़े के जाले, श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। ये याद रखना, एंटी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी, तो यह ऐसे पूछ सकते हैं कि जो कानों में कंगना है उसके अंदर जो श्रृंगार बॉक्स का जिक्र हुआ है उसमें कौन बैठे था या कौन था। तो एक छिपकली, या कितनी छिपकली थी, एक। उसी दम किरण पर झपट्टा, पास जाते समय ही सहम गया, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। ये इम्पोर्टेंट है। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और उसे और वायु उस शरीर पर जल से भिगोए पंखा जल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय के से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? कि भाई देखो, उस नरेंद्र को शर्म भी नहीं आ रही कि भाई वो एकदम मरने की हालत में फिर भी उसे पूछ रहे कि भाई किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है क्या? जो इसमें ना, या ये जो हाफ लाइन, जो हाफ पैराग्राफ है, ये देखकर भी पूछ सकते कि कौन से जो कहानी की ये लाइन है, ये कानों में कंगना। फिर वो किरण जो है वो बोलती है, हाँ शीणकंठ की काकली थी, कहाँ है अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, कानों का कंगना। कि भाई ये कौन कहती है? किरण। कि वही जो कान में जो कंगना है वो। सर तकिए से ढल पड़ा, यानी मर गई वो। आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पताल छान कर ढूंढ निकाला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसी कहानी की लाइन है कि ये। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। नशा, जो चढ़ा नशा था वो उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार हो रह गया। ये हमारी हो गई कहानी। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात हिंदी एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको हर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। वो जो हर क्लास के जो नोटिफिकेशन है, या सुबह मैं बता देता हूँ कि आज शाम को हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे। 4-5 दिन बाद में हो सकता है मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँ। ये याद रखना, कथावाचक नरेंद्र, किरण नरेंद्र की पत्नी, योगेश्वर जो किरण का पिता था, नाचने वाले किन्नर और जूही। एक सेकंड, आपको कुछ भी आता है। इसमें है ना 3 पात्र लगभग सेम से है। एक है जूही
एक है जूली, एक है जया। जो जूही है वो तो है कानों में कंगना, ये आप इन पात्र में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो जूली है, जूही तो है कानों में कंगना, जूली है वो है परिंदे कहानी में। ठीक है। जो जया है वो है आकाशदीप कहानी में। ये इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। जूही किस में है? कानों में कंगना। ये आप एक जगह जो भी जब आप कहानी पढ़ो ना ये, तो ऊपर एक जगह तीनों ये नोट कर लेना। जूही है कानों में कंगना, जूली है परिंदे, और जया है आकाशदीप। नोट करना, जूही कानों में कंगना, जूली परिंदे कहानी, जया आकाशदीप। ये आप तीनों एक जगह नोट कर लो। आज हमने पढ़ी कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी थी। 1913 में प्रकाशन वर्ष। पत्रिका कौन सी थी? इंदु। कहानी संग्रह कौन सा था? कुसुमांजलि। किसने इसे भावुकतापूर्ण कहानी बताया है? किसने इसे भावुकतापूर्ण कहानी बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात हिंदी एकेडमी पर जुड़ जाइए। तो अब हमारी कौन कौन सी कहानी होगी? एक टोकरी भर मिट्टी हो गई, चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में हुई हो गई, धुलाई वाली 1907 कंप्लीट, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 या 8 कंप्लीट, कानों में कंगना 1913 कंप्लीट। ये हमारी 5 कहानी होगी। आप ये 5 कहानी एकदम अच्छे से करना। कल हम पढ़ेंगे उसने कहा था, ये कहानी हम पढ़ेंगे कल। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना 1915। जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, आप उसके साथ हमारी क्लासेस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमने अभी क्लासेस लेना स्टार्ट ही किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग हर यूनिट की मैं क्लास लूँ और एकदम बेसिक से एकदम कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो पढ़ाऊँ। ये कहानी होगी हमारी। मिलते हैं कल। धन्यवाद।